नमस्कार किसान साथियों, मैं आलोक अपनी और अपनी टीम की तरफ से आप सभी लोगों का इस किसान गोष्ठी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग अब गन्ने की फसल की तैयारी पे लगे होंगे, कुछ लोग लगाने की शुरुआत कर रहे होंगे, कुछ लोग खेतों की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो भी गन्ने की फसल को लेके ही है कि गन्ने की फसल में क्या उन्नति हुई है और क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। गन्ने की खेती को हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में जो हमारा मार्गदर्शन होगा वो हमारे सीईओ सर डॉक्टर शैलेन सर करेंगे। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर शैलेन सर से कि वो मंच पे आएं और आपको गन्ने के बारे में प्रॉपर विस्तृत जानकारी दें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। कि आप ही की तरह किसान परिवार से आमतौर से मिट्टी की जो संरचना है वो कुछ ऐसी है कि एक कण ऊपर है, एक कण नीचे है। मिट्टी के जो पार्टिकल जिनको बोलते हैं, इन दो कणों के बीच में तीन चीजें होनी चाहिए। पहली हवा, दूसरा पानी और तीसरा ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक तत्व, जिसे हम अपने बचपन में गोबर की खाद से देते थे। अब ना जानवर है, ना गोबर है, ना गोबर की खाद है। ऊपर से जो कार्बनिक तत्व को देने वाली बाकी की चीजें हैं, जैसे हमारे गन्ने की पत्ती, उसे हम या तो जला देते हैं या हम फीड में दे आते हैं उसके गैस वाले प्लांट में। ना जला में तो हाँ, ना जला में तो तहसीलन वाले भी एस्थेसी मारे, वहां का तो इलाज है, ऐसी बात ना है। लेकिन वो मुश्किल का काम ऐसा होता है ना जी, हमें आप कहो कि भैया यहाँ से वहां तक मोटरसाइकिल से जाना है और दूसरे को भैया पैदल चल के जाना है। सुविधाजनक क्या है? मोटरसाइकिल। हम क्या उम्मीद करते हैं कि हम क्या चुनेंगे? मोटरसाइकिल, क्योंकि हमें सुविधा चाहिए। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई गलत है। सुविधा क्यों नहीं चाहिए भाई? सुविधा बनाई है अगर तो सुविधा होनी चाहिए, लेकिन अगर उस सुविधा से नुकसान हो रहा है तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाने की शायद जरूरत है। चलिए मिट्टी पे आते हैं। जब ये मिट्टी ऐसी थी कि मिट्टी के कणों के बीच में जगह थी, तो इसमें हवा भी थी, पानी भी था, कार्बनिक तत्व भी थे, और उसमें जैसे हम लोग यहाँ टेंट में बैठे हैं ऐसे ही आंख से ना दिखने वाले कुछ जीवाणु भी मिट्टी में होते हैं। और जीवाणु इतने होते हैं, वो करोड़ों अरबों की संख्या में होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है। लेकिन उनका काम है प्राकृतिक रूप से फसल की जरूरत के हिसाब से जो फसल को पोषक तत्व चाहिए उन्हें मिट्टी से निकालकर जड़ों तक पहुंचाने के लिए वो काम करते हैं। वो हमारे फ्री के मजदूर हैं, उनका कोई बिल नहीं आता। लेकिन एक दिक्कत है, उनको जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, उनको जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए और उनको जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए। ये वही तीन चीजें, हवा, पानी और कार्बनिक तत्व, इन जीवाणुओं के लिए भोजन का काम करते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई तो कहां गए? हुआ क्या कि जैसे जैसे हमने ये खाद की मात्रा बढ़ाई, मिट्टी में पत्थर जोड़े, तो जो ये कण थे, ये बिल्कुल आप ऐसे मान लो जैसे ये शामियाना ऊपर लगा हुआ है, नीचे है, और उसकी जो छत है इसके चारों तरफ अभी तो हवा आ रही है, हम लोग बैठे हैं आराम से। लेकिन अब कोई आए और आकर के कहे यहाँ तो पक्की चिनाई कर रहे हैं भैया हम तो चारों तरफ से, और ऊपर लेंटर डाल रहे हैं। अब चारों तरफ अगर हम चिनाई कर दें और लेंटर डाल दें, उसे सील बंद कर दें, तो हवा तो आनी बंद। तो जब हवा आनी बंद, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे जीवन की संभावना कम। दूसरा, अब चिनाई हो गई तो पानी भी नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के ये परिस्थिति हमारी ज्यादा खाद का इस्तेमाल करते करते ऐसी बन गई है आज कि ये जो शामियाना खुला हुआ था, इसकी चारों तरफ से चिनाई हो गई और इसके अंदर सब भाई लोग जो थे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक इसके साथ और मजे की बात हुई। प्रकृति का एक नियम है, आप भी जानते हैं, तो आप तो किसान हैं, कि आप प्रकृति कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ती। अगर आप अपने खेत में फसल नहीं बोएंगे तो क्या उगेगा? घास उगेगी। ऐसे ही जैसे ये हमारे मदद करने वाले जीवाणु ये मरे
इनकी जगह ऐसे जीवाणु आ गए जिनको ऑक्सीजन की और पानी की जरूरत ही नहीं थी, पैदा हो गए प्राकृतिक रूप से। लेकिन उसमें एक ही दिक्कत थी कि ये थे जीवाणु ऐसे जो हमारी मदद करते थे, जो पोषक तत्वों को घोलते थे, पौधे तक ले जाते थे। और वो जो दूसरे थे उसमें से 80% जीवाणु ऐसे हैं जो फसल में बीमारी का कारण बनते हैं। उनमें से एक आपके गन्ने में 0238 की सबसे बड़ी समस्या के लिए जिम्मेदार है। आप बताओ 238 की सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोग ज्यादा है, सबसे ज्यादा है लाल सड़क, रेड रॉट जिसे बोलते हैं। ठीक है जी। उसके लिए वही जीवाणु जिम्मेदार हैं जो हमारी मिट्टी में हैं, और हम उनको खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनको खत्म करने के लिए हमने दवाई में कोई कसर तो छोड़ी ना होगी, लेकिन उसे खत्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके लिए रहने के लिए अंदर एसी कमरे बने हुए हैं, वहां तक दवाई जाती नहीं है, वो जहां बैठे हुए हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये परिस्थिति तो भैया तुमने बता दी कि बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन करें क्या? ऐसे तो हमें पिछली बार भी डॉक्टर आए थे, वो बता गए थे, इलाज ना बता के गए। हम आपको इलाज भी बता दें। अगर हमको अपने खर्चे कम करने हैं, अगर हमको खाद की मात्रा कम करनी है, आज की एक और आपको जानकारी और दे देता हूं छोटी सी। खाद की मात्रा बढ़ी क्यों? खाद की मात्रा दो कारण से बढ़ी। पहला कारण तो ये था कि अगर हमने याद किया था ना, शुरुआत में हमने बात की थी कि 57.5 किलो पोषक तत्व तो हमने खेत में डाले, लेकिन ये पोषक तत्व जब तक खेत में नमी है तब तक ही फसल को मिलेंगे, 10 दिन तक, 15 दिन तक। उसके बाद में वो सॉल्ट के तौर पे, नमक के तौर पे मिट्टी में वो भी फिक्स हो जाते हैं, वो भी पौधे को मिलते नहीं। लेकिन अगर मिट्टी में जीवाणु हैं, अच्छे जीवाणु, तो वो उसको घुलनशील बनाते रहते हैं और लगातार फसल को उपलब्ध कराते रहते हैं। जब शुरुआत में वो जीवाणु थे तो हमारा एक कट्टे से काम चलता था। अब जब जीवाणु खत्म हो गए तो आगे की प्रक्रिया बंद हो गई, यानी कि अब 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद में उपलब्धता खत्म हो गई। फिर हमें 1 महीने के बाद में दिखा भैया फसल फिर कमजोर हो रही है, तो फिर लाके डाल दो। दूसरा काम ये हुआ कि जैसे ही मिट्टी में कड़कपन आया, कणों के बीच में जगह कम हुई, उसके जड़ों के फैलाव के लिए जगह नहीं थी फसल के। जब फसल की जड़ कम दूर तक जाएंगी, मान लीजिए किसी पौधे की फसल 1 फुट तक जा रही है और उसको 10 किलो पोषक तत्व चाहिए, तो वो 10 किलो वहां से 1 फुट से ले रहा है, लेकिन हमने उस जड़ों का फैलाव घटा के कर दिया 6 इंच, तो उसे 10 किलो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे जो उपलब्धता है वो तो 5 ही किलो है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10 किलो उपलब्ध कराने के लिए हमें 5 किलो ऊपर से और डालना पड़ेगा उतनी ही जगह में। तो अगर आप अब हिसाब लगा पा रहे हो, ध्यान समझ, मतलब इसको थोड़ा सा देख पा रहे हो कि क्यों हमारी खाद की मात्रा बढ़ रही है और क्यों हमारी पैदावार नहीं बढ़ रही है, क्योंकि उसके जीवित रहने के लिए, उस फसल को उतना बनने के लिए भी जितनी जरूरत है पोषक तत्वों की, वो पोषक तत्व हमको अब कम जगह में ज्यादा कंसंट्रेशन के तौर पे चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कहीं ना कहीं अगर हमको इलाज करना है, तो सबसे पहला इलाज हमको ये करना पड़ेगा कि हमें मिट्टी के ऊपर काम करना पड़ेगा। मिट्टी को वापस, वो जो चिनाई हो गई है हमारे शामियाने के चारों तरफ, उसको तोड़ना पड़ेगा, इसको दोबारा से हवादार बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए भैया क्या तरीका है? उसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल आज से बंद कर दें। आप कहोगे भैया हमें बर्बाद करने आए हैं, रासायनिक खाद का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो फसल कैसे? तो जो जैविक खेती करते हैं जो लोग, वो आमतौर से आपको अपना अनुभव बताएंगे कि भैया 3, 4, 5 साल तक तो थोड़ी दिक्कत आती है। वो थोड़ी दिक्कत कितनी आती है? पहले साल आधी फसल होती है, दूसरे साल से बढ़नी शुरू होती है, 5वें साल में जाके फसल बराबर आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि फसल नहीं आती, लेकिन पहले साल से 5वें साल के बीच में जो नुकसान है
मेरे बच्चे की स्कूल तो इस वजह से कम होने वाली नहीं है कि भैया तुम जैविक खेती कर रहे हो। मेरा मिर्च मसाले तेल गंगा शीशा का खर्चा तो कम होने वाला नहीं है, वो तो हर छठे महीने दुकानदार उसके रेट बढ़ा ही देता है। तो मैं वो नुकसान झेलने की स्थिति में किसान के तौर पे नहीं हूं। इसलिए मुझे कुछ और रास्ता चाहिए, कोई और तकनीक चाहिए, कोई और टेक्नोलॉजी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी जो आज से 50 साल पहले रासायनिक खाद के तौर पे उपलब्ध थी, उसी तरीके की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो अब इस नुकसान को खत्म करे, उसको बचाए। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम क्या करें? ऐसी परिस्थिति में हमको किसी ना किसी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, और वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, और उसी की बात करने के लिए हम यहाँ पे आए। अब वो टेक्नोलॉजी क्या करती है? वो बड़ी सिंपल सी चीज है, बड़ी साधारण सी चीज है। वो एक बारीक सा पाउडर है। पाउडर है, उस पाउडर को आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल तरीके से, जब भी खेत में आप बुआई से पहले जुताई करने जा रहे हैं, उस समय उसको गोबर की खाद में मिला करके, गोबर की खाद ना मिले तो खेत की मिट्टी में मिला करके आप खेत में फैला दो। अब जरा ग्लास डेमो को जुगाड़। अब क्या होगा? ये जो पाउडर है, ये पाउडर एक ऐसी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जब इसको नमी मिलेगी, ये पहले तो पाउडर आपका मिट्टी में मिल जाएगा जाकर के, बारीक पाउडर है, मिट्टी के कणों के बीच में जाकर के जगह बैठ जाएगा। जैसे ही उसको नमी मिलेगी वो फूलना शुरू होगा। अब फूलना शुरू होगा तो उसका फायदा ये होगा कि ये जो हमारे शामियाने में जो लेंटर पड़ा था, ये उसको तोड़े, यानी कि मिट्टी के कणों के बीच में जगह बनाएगा। जैसे ही वो जगह बनेगी, प्रकृति में सबसे पहला काम क्या होगा? उस मिट्टी के अंदर हवा आएगी, ऑक्सीजन आएगी। उसके दो फायदे होंगे। जो बेचारे मृतप्राय भले से जीवाणु वहां मिट्टी में उपलब्ध हैं थोड़े बहुत, उनको सांस मिलनी शुरू हो जाएगी, उनकी ताकत बढ़ेगी। और जो खराब वाले जीवाणु थे, जो बीमारी पैदा करने वाले थे, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उनके लिए ये ऑक्सीजन जहर का काम करेगी, वो उनको भी खत्म करेगी। सबसे पहला काम। फिर जो जगह बनी है उसमें दूसरी चीज क्या आ सकती है? वहां पे जैसे ही आप सिंचाई करोगे तो पानी आएगा। अगर आपने एक और अनुभव किया हो पिछले 5 साल में, 7 साल में, पहले गेहूं कितने पानी में होता था और अब कितने पानी की जरूरत पड़ती है गेहूं में, पिछले 10 साल में कोई अंतर आया क्या? ज्यादा पानी लगे। ज्यादा पानी इसलिए लगे क्योंकि अब हमारी मिट्टी उस पानी को सोख नहीं पाती, रोक नहीं पाती, पानी बह जाता, क्योंकि वो जगह नहीं थी पानी को रोकने के लिए। पानी रुकेगा तो जगह में ही ना। अब ये जगह अगर हमने दोबारा बनानी शुरू कर दी तो हमारी पानी की जरूरत भी कम हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, बचपन में हमारे यहाँ 15 फुट पे ट्यूबवेल खुद जाया करते थे। अब सबमर्सिबल लगता है 250 फुट का। पानी कहां गया? ऐसे ही निकाला और बहाया, यही हमने करा। अब चूंकि बरसात में जब पानी आता है तो मिट्टी में चूंकि नीचे जाने की जगह नहीं है, तो ये पानी बाहर से बह जाता है। हमारे खेत में हमारी बरसात का पानी हमको नहीं मिलता, नीचे नहीं जाता, और इसीलिए जमीन का जो वाटर टेबल है वो हमारा नीचे चला जाता है। तो जैसे ही आप अपनी मिट्टी को नरम करेंगे, उसके जगह बनाएंगे उसके कणों के बीच में, सबसे पहले ये दो काम होंगे आपके, हवा आएगी और पानी आएगी। इन दोनों से ही आपकी समस्या का 50% समाधान हो जाएगा। यानी कि अब आपको पानी भी कम लगेगा और आपकी मिट्टी भी नरम और भुरभुरी हुई, उसमें जो जीवाणु है उनको रहने के लिए जगह ठीक मिलेगी। अब सवाल दो आते हैं कि भैया ठीक है, ये तो हो गया, तुम तो कह रहे हो ये तो खर्चा बढ़ाने का काम कर दिया तुमने, आज यही तो उम्मीद कर रहे थे तुमसे। लेकिन हम खर्चा बढ़ाने की बात नहीं कर रहे। जैसे ही आप इस काम को करेंगे, ये जो पाउडर है, इसी पाउडर में हमने ऐसे जीवाणु और डाले हैं जिनकी जरूरत मिट्टी के अंदर है। नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बैक्टीरिया, इसके अंदर माइकोराइजा, इसके अंदर फास्फोरस का बैक्टीरिया, इसके अंदर पोटाश का बैक्टीरिया, जो मिट्टी में जो हमने पिछले 50 साल में डीएपी भरी है,
जो उपलब्ध नहीं हो पा रही है फसल को, उसको उपलब्ध कराने के लिए जीवाणु भी हमने इसी में डाले। तो दो काम हमने कर दिए। अब ये जैसे ही आपकी मिट्टी में जाएंगे, जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मिट्टी के अंदर जो जमा हुआ है उस तिजोरी को ये उसके ताले को तोड़ देंगे। अभी आपकी स्थिति ये है कि आपने ये सब तिजोरी में बंद करके और चाबी दिए फेंक, और अब जरूरत पड़ती है तो उधार लाके फिर डालना पड़ता है। लेकिन हम उस तिजोरी की चाबी ही आपको वापस दे रहे हैं। नतीजा, आप जितनी भी रासायनिक खाद डालते हैं, इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद में वो खाद आप आधी कर सकते हैं। यानी कि आज अगर आप 100 रुपए की खाद डालते हैं तो 50 की ही डालिए, और आपको नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहली बात तो जो पुरानी तिजोरी है मुझे उसकी चाबी मिल गई। दूसरी, जो मैं ऊपर से आधी डालने की फिर भी बात इसलिए कर रहा हूं कि ठीक है, मन नहीं मांगता तो ठीक है, वो आधा भी डालेंगे, लेकिन अब वो जीवाणु जो पहले नहीं काम करते थे वो काम कर रहे हैं। इसका मतलब आपके पोषक तत्व तो फसल को लगातार मिलते रहे। तो अब हमने खर्चा कम करने के साथ साथ आपकी मिट्टी को लंबे टाइम तक सुधारने की प्रक्रिया यहां शुरू करी। अब सवाल यह आएगा, अगला सवाल, कि भैया ये दो चीज तो ठीक है, समझ में आ गई, हवा आ गई, पानी आ गई, जीवाणु भी आ गए, तुमने एक चीज और कही थी, वो कार्बनिक तत्व कहाँ होते हैं, वो कहां से आएगा? गोबर तो है ना? गोबर है, इतना तो है। सिर्फ दिक्कत यह है कि चूंकि अब हम उस गोबर को 2 साल तक भूरे पे रख के पका नहीं पाते, क्योंकि जरूरत हमको हमारी फसल में अभी है, तो हम कच्चा पक्का ढेले वाला उठा करके डाल देते हैं, और इस चक्कर में हमको कई ट्रॉली गोबर की खाद अपने खेत में डालनी पड़ती है। और ये गन्ने में आप डालो ना डालो, आलू में तो डालते हो, सब डालते हो। मेरा सिर्फ उसमें कहना यह है कि जो आपकी गोबर की खाद है, जो आप एक खेत में 2 ट्रॉली 3 ट्रॉली डालते हो, उसको आधी ट्रॉली में ही वो ताकत हम अगर उस गोबर की खाद में बना दें कि वो आपकी जरूरत को पूरा कर दे, वो जो जीवाणु हमने डाले हैं उनके लिए पूरी भोजन की व्यवस्था कर दे, तो कैसा लगेगा? अच्छा ही लगेगा। लेकिन एक ही दिक्कत है साहब, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। पूरी सुविधा नहीं दे सकते। वैसे तो बनी बनाई हुई दे सकते हैं, लेकिन बनी बनाई में आपको फायदा नहीं है, खर्चा बढ़ेगा। सबसे अच्छा तरीका है, आप लोगों ने केचुए की खाद देखी होगी बनती हुई, या बनी लाए भी होंगे कभी, वर्मी कंपोस्ट खरीदी भी होगी। वर्मी कंपोस्ट जैसी क्वालिटी की खाद बिना केचुए के बनाने का काम हम करते हैं, और उसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां चाहो वहां कर लो। ना कोई गड्ढा बनाना, ना कोई केचुआ चाहिए, ना कोई छत चाहिए, ना कुछ फर्श चाहिए। यहाँ पे भी अगर आप गोबर डाल दो, गोबर का ढेर लगा दो 2 फुट 2.5 फुट का, ऐसे ये जो ये रखा, ये गोधन, इसका पाउडर है। ये पाउडर 200 लीटर पानी में 2 किलो डालो, घोल के, और उसे ढेर को पिला दो, नीचे तक वो अच्छे से भीग जाए और ये पाउडर चला जाए। उसके बाद में उसे तिरपाल से ढक दो और घर जाके सो जाओ। 2 महीने के बाद आके खोल लेना, आपको वर्मी कंपोस्ट जैसी खाद तैयार मिलेगी। ना पलटनी है, ना दोबारा पानी देना है, ना कुछ और काम करना है। और जितनी वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हो, 50, मतलब 1 एकड़ में 500 किलो, यानी कि 1 बीघे में 100 किलो से भी आपका काम चल जाए। तो खर्चा भी कम, आपका गोबर भी बढ़िया इस्तेमाल हो गया, और आपके सारे खेतों में वो खाद मिल सकती है जो आपकी रासायनिक खाद को कम करेगी। आप इसका 100 किलो जब भी डालोगे, इसकी बनी हुई खाद को, तो 25 किलो डीएपी तो वैसे ही कम होती है, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा यहाँ पे जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि आपका खर्चा कम हो और आपकी पैदावार भी साथ में बढ़े। मैं साथ में इसलिए बताता जा रहा हूं कि क्यों होगा ये, क्योंकि ऐसे तो बता के चले जाएंगे ये डाल लेना, इससे हो जाएगा, पर कैसे हो जाएगा मैं साथ में इसलिए बता रहा हूं कि आपको भरोसा भी होना चाहिए। अब दूसरा, अब इसमें क्या है कि ये आपने देख लिया, जब मिट्टी में, जमीन में अगर भुरभुरापन होगा, कणों में बीच में जगह होगी, तो जड़ भी अच्छी फैलेंगी फसल की। जब जड़ अच्छी फैलेंगी तो मजबूती भी आएगी, पोषक तत्व भी वो ज्यादा लेगा, इसका मतलब वो पैदावार पे आपके बढ़िया चीज डालेगा। अब ये तो हो गई गन्ने की बात।
भैया गेहूं भी तो बोना है, धान भी तो लगाना है, सरसों भी तो बोनी है, उसमें ये करें कि ना करें? उसमें भी करें। और उसमें करने का सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलने वाला है ये बता देता हूं। सबसे पहले जैसे ही आप इसको खेत में डालेंगे, और आमतौर से जो इसको डालने का सही समय है जब भी आप फसल की तैयारी की पहली जुताई करते हैं, उस समय डाल दीजिए शुरू में, जिससे हर जुताई में वो मिट्टी में मिलती रहे और मिल करके अंदर नीचे तक चली जाए, आपकी मिट्टी को पूरी मिल जाएगी, तो पूरी को मिट्टी को ठीक कर दे। अभी हम कितने किलो गेहूं का बीज डालते हैं आमतौर से 1 एकड़ में? 40 किलो। और उसमें से जमता कितना है? 70%, लगभग 70 ही जमता है, उससे ज्यादा तो नहीं। अब अगर मैं ये कहूं कि आपका ये 70 जो जमता है, इस जमाव को मैं 90 पे ले जाऊंगा, अगर मैं इसका जमाव बढ़ा दूं तो आप बीज की मात्रा कम हो जाएगी आपकी। फालतू बीज क्यों डालना है? क्योंकि ज्यादा बीज भी अगर डालोगे और ज्यादा जमाव हो गया, तो अगर ज्यादा घनी फसल हो जाएगी तो कल्ले कम आएंगे। तो जैसे ही आप इसमें मिट्टी का आप सुधार करोगे, वैसे ही आपका जर्मिनेशन यानी कि जमाव यानी कि अंकुरण बढ़ेगा। अंकुरण ही नहीं बढ़ेगा क्योंकि मिट्टी में हवा है, मिट्टी में नमी है। तो जैसे हम लोग नमी जमने के लिए जो सही नमी की जरूरत है, वो नमी भी आपकी लंबे टाइम तक खेत में रहती है। तो अगर किसी वजह से, कई बार ऐसा होता है ना कि भैया आज जुताई बुआई करनी थी लेकिन आज कोई काम आ गया, हमको जाना पड़ा तहसील में, एक दिन बाद जब बुआई करी तो नमी कम हो गई, तो जमा और कम हो गया। तो हम क्या करते हैं, उसमें 2 काम करते हैं, या तो हम बीज बढ़ा देते हैं क्योंकि ये हमको मालूम है जमाव कितना होने वाला है, कितनी नमी में, या हम कहते हैं चलो 1 हफ्ता और सही, थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा दो एक बार और, क्योंकि कम नमी में जमेगी। लेकिन अगर आपने ये वाला ट्रीटमेंट किया है तो आपकी वो नमी बनी रहेगी, आपको 2 दिन बाद भी अगर बुआई करनी पड़ी किसी वजह से तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये चाहे धान में हो, चाहे गेहूं में हो, चाहे मक्का में हो, चाहे सरसों में हो, हर एक जगह पे इसका इस्तेमाल। अब आते हैं साहब कि जमाव तो हो गया, हमने मान लिया कि तुमने खाद भी कम कर दी, अब और कुछ हो सकता है क्या? तुमने कहा कि गोबर की खाद भी ठीक हो गई, अब बीमारियों का क्या करें? तो देखिए 2 चीजें हैं। जिस खेत में आप यूरिया कम डालेंगे, उस खेत में प्राकृतिक रूप से कीड़े और बीमारियां कम आएंगे। जितना खेत ज्यादा हरा दिखेगा उतने ही ज्यादा कीड़े आएंगे। कीड़ों को चाहिए नाइट्रेट और अमोनियम, जो हम यूरिया और डीएपी के माध्यम से पौधों में भर भर के इंजेक्शन लगाते हैं। तो अगर हमने वो कम कर दिया तो पहला काम तो ये होगा कि बीमारियां कम आएंगी ही आएंगी। दूसरा ये, आप लोग अगर दवाइयों की बात करो तो आप ये अनुभव भी करते होंगे यार 5 साल पहले ये दवाई ज्यादा बढ़िया काम करती थी, अब उतना बढ़िया काम नहीं करती, डोज बढ़ गई। और डोज क्यों बढ़ गई? अरे यार कंपनी वाले ऐसे ही हैं, उन्होंने खराब करनी शुरू कर दी, हल्की कर दी दवाई। वो दवाई हल्की नहीं करी, आपके कीड़े और बीमारियों में ताकत बढ़ गई उसको झेलने। तो अब अगर उस दवाई की ताकत बढ़ाने का हमारे पास कोई जुगाड़ हो जाए तो हम अपनी दवाई की मात्रा भी कम कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज है, यहाँ पे कहीं रखी होगी एक बॉटल, ये एक्टिव है, इसको हम परफॉर्मेंस बूस्टर कहते हैं। इसे कुछ नहीं करना है, इसे सीधे सीधे अपनी जो भी दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें दवाई में पहले मिला 1 एकड़ में 100 मिलीलीटर 100 ml, 100 रुपए का खर्चा है, ज्यादा नहीं, वो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। और वो आपकी जो दवाई है, आप चाहे यहाँ स्प्रे आज करवा के देख लेना, इनसे इनको यही पकड़ के रखना जब तक स्प्रे ना करें, और आप देखना जिसमें आपने ये मिलाई और जिसमें नहीं मिलाई, ये घास मारने की दवाई करके देख लेना, आपको अंतर महसूस हो जाएगा कि उसका असर भी ज्यादा होगा, जल्दी होगा और लंबे टाइम तक के लिए। तो ये प्रक्रिया आपकी दवाई की मात्रा को कम करके बेहतर आपको परिणाम देने के लिए भी उत्पाद यहां उपलब्ध है।
बाकी की कहानी मैं अभी नहीं सुना रहा। एक चीज आपको और बताऊंगा, गर्मी का मौसम आने वाला है और आप लोग टमाटर भी करते हो, यहाँ पे सब्जियां भी करते हो, यहाँ पे बाकी चीजें भी करते हो। कई बार ऐसा होता है अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है और इनफैक्ट गेहूं खड़ा है अभी तो कटने में टाइम है, लेकिन पिछले अगर एक हफ्ते में आपने महसूस किया हो तो एक हफ्ते में गर्मी बढ़ गई एकदम से। अच्छा, थोड़े दिनों के बाद में ये और बढ़ेगी। इस साल वैसे भी गर्मी ज्यादा होनी है, होली इस बार जल्दी है, मान के चलो गेहूं कटने से 15 दिन पहले तो बढ़िया पछुआ हवा चलेगी और बढ़िया गर्मी होगी। अब जब बढ़िया गर्मी होगी और बढ़िया पछुआ हवा चलेगी तो खेत में नमी होनी जरूरी है, नहीं तो दाना नहीं भरेगा और दाना सूखेगा, सिकुड़ेगा। एकदम से हवा तेज आएगी, सिकुड़ेगा। पानी हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि अगर पानी लगाएंगे तो गिरने का डर है। तो नमी अगर जितनी खेत में है वो हमको या तो वो बचा के रखें या कोई और तरीका देखें जिससे उस नमी का कोई पर्याय मिल जाए। तो इसका एक तरीका हमारे पास क्या है कि ये जो बाल्टी में रखा है सुरक्षा, इसको क्या है 500 लीटर आधा किलो, इसे आप 100 लीटर पानी में घोल के अगर छिड़काव कर दें अपनी गेहूं की फसल पे, तो ये क्या करेगा, ये उसके ऊपर पतली सी पत्तियों के ऊपर परत बनाएगा बहुत बारीक, और जो रात को ओस पड़ेगी ये उस ओस को पत्ती के ऊपर पकड़ के रखेगा। अब नीचे पानी भले ही ना हो लेकिन पत्ती के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उनके माध्यम से नमी पूरे पौधे को जाती है। अगर पत्ती के ऊपर नमी है तो आपकी फसल को स्ट्रेस नहीं आएगा, आपकी फसल गर्मी में भी पछुआ में भी सूखेगी नहीं, दाना पूरा भरेगा। दो चीज हम आपको करके दिखाने वाले हैं। एक तो जो मैंने कहा कि जब आप इसको नर्सरी किट को या ज़ाइटोनिक को आप खेत में डालेंगे तो मिट्टी भुरभुरी होगी, हवा और पानी को रोक के रखेगी, वो दिखाने के लिए हमारे पास यहाँ ट्रे में एक ही मिट्टी है, एक ही खेत की, यहीं की उठाई हुई। इसमें एक ट्रे में हम डालेंगे ज़ाइटोनिक और एक में नहीं डालेंगे और उसमें पानी डालेंगे। आप अपनी आंखों से आधे घंटे में देख लेना कि मिट्टी में कोई अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दूसरा, ये जो एक्टिव की मैंने बात करी थी, इसका एक और बड़ी मजेदार चीज हमने अभी अनुभव करी है। हम यूरिया डालते हैं और जब आप खेत में यूरिया डालते हो उसके तीसरे दिन खेत चमक के एकदम हरा होता है, बढ़िया। लेकिन ये हमको पता है कि यूरिया उस खेत में से 5वें 6ठे दिन खत्म हो जाती है, या तो वो घुल के नीचे चली जाएगी या उड़ जाएगी, क्योंकि पानी में उसकी घुलनशीलता बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम उसको या तो सिंचाई के बाद आमतौर से डालते हैं, हल्की नमी रहती है। अगर आप सिंचाई से पहले डालोगे तो वो यूरिया वेस्ट ज्यादा होती है। तो अगर हम उस यूरिया को कुछ थोड़े समय के लिए घुलने से कम कर दें, उसकी घुलनशीलता को थोड़ा कम कर दें, तो जो यूरिया आपकी 50 किलो खेत में डलती है उसकी जगह 25 किलो में आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जो 70 किलो वेस्ट होती है वो नहीं होगी। हम हर चीज पे एक ही चीज पे काम कर रहे हैं कि जो चीज वेस्ट हो रही है उसको वेस्ट मत होने दो, उसका इस्तेमाल करो। तो ये अभी आपको यूरिया भी उसमें एक्टिव में घोल के दिखा देंगे, और आपको यहाँ पे पानी के खेत, मतलब जैसे खेत में नमी होती है उस तरीके से कपड़ा हमने भिगो के रखा है। एक यूरिया नॉर्मल वाली रख देंगे और एक यूरिया इससे जो कोट करी है वो रख देंगे। आप अपनी आंखों से स्वयं देख लें कि दोनों में कोई अंतर है या नहीं। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से इन बातों को सुना, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत फायदा तो आप लोग इसका उठा सकते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, बहुत काम का समय है, उसमें भी आप लोग यहाँ समय निकाल के आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इन चीजों को छोटे से क्षेत्र में अनुभव करके देखिए, क्यारी में करके देखिए। मेरे कहने से एकड़ में मत करिए, लेकिन क्यारी में जरूर करिए, क्योंकि क्यारी में करेंगे तभी एकड़ में करने की हिम्मत जुटाएंगे और आपका खर्चा बढ़ेगा नहीं, घटेगा। इसके साथ इस पे जो आप खर्च करेंगे उससे कहीं गुना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, आप उसका खर्चा कम कर पाएंगे और आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।